तो यार इस ठंड के मौसम में अपने आप को कंबल से लपेट के पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, बट इंग्लिश के एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ्स को लपेट के 5 मार्क लेना आसान है यार। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि किस तरीके से तुम 5 मार्क अपना सिक्योर कर सकते हो, एनालिटिकल पैराग्राफ को लपेट सकते हो और भाई साहब बल्ले बल्ले कर सकते हो। सबसे पहले जानो कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स के अंदर पे तुम्हारा मार्क्स कटता का है और तुम कैसे उसे बचा सकते हो। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहता है वो ऐसा रहता है, तुम्हारा जो कंटेंट होगा उस पर मिलेंगे तुम्हें 2 मार्क्स। अब ये कंटेंट तुम्हें क्वेश्चन के ऊपर ही दिया जाएगा, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर होगा, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पे कुछ पॉइंट्स मिलेगा या कोई चार्ट मिलेगा या डायग्राम मिलेगा, उस आइडिया को तुम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखते हो ना पैराग्राफ के अंदर पे, उसके मिलेंगे तुम्हें 2 मार्क्स। भाई सब सीबीएसई वाले दे रहे दिल खोल के। अब 1 मार्क एक्यूरेसी के। अभी एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी चीजें यहाँ काउंट होता है। तो यार मान भी लो तुम यार बड़े भद्दे लिखते हो, तुम्हारा हैंडराइटिंग भी गंदा है, तुम्हारा ग्रामर भाई साहब भद्दा है, भाई साहब इतना भद्दा कि शर्मा जी का लड़का भी तुम्हारे मुंह पे थूक के जाता है, फिर भी यार तुम 2 मार्क 4 मार्क तो सिक्योर कर ही सकते हो ना, अगर तुम्हें बेसिक फॉर्मेट पता चल जाए और आइडियाज को किस तरीके से लिखना है वो पता चल जाए। कर दी ना मैंने 100% वाली बात। खैर अब बढ़ते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स पे करना क्या होता है। सबसे पहला तो तुम्हें एनालाइज करना होता है एंड देन तुम्हें इंटरप्रेट करना होता है। तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा, कोई डेटा होगा, कोई चार्ट होगा, कोई टेबल होगा, उसे तुम्हें पहले समझना है, यानी कि तुम्हें एनालाइज करना है एंड देन तुम्हें उसे इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि तुम्हें कुछ हिंट दिया जाएगा, उस हिंट को समझ के तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है। अब कई बार क्या होता है कि लोग ओवर स्मार्ट के चक्कर पे जो हिंट होते हैं उसे छाप के आ जाता है। ऐसा भी नहीं करना है यार, थोड़ा तो मेहनत करना होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेशन थोड़ा तो देना होगा। खैर बात करते हैं कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर पे किस किस टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ आ सकता है। या तो एक टॉपिक का कुछ पॉइंट दिया होगा, जैसे कि रहा ये एग्जाम्पल एक, या फिर कोई चार्ट, कोई बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट या कोई टेबल, इनमें से कोई एक तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें वो आसानी से कर भी लेना है। याद रखना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कैसे करना है नहीं करना है, हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। तो यहाँ पे ना तुम्हें एनालाइज करना है, क्योंकि एनालिटिकल लिखा हुआ है, पैराग्राफ है भाई साहब, तो यहाँ पे लाइन छोड़ना नहीं है जब भी हम आगे करेंगे लिखेंगे। क्योंकि कई बार मैंने भी ये गलतियां करा है कि एनालिटिकल पैराग्राफ पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं एंड देन कंक्लूजन, तीनों को अलग अलग लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, मैं तुम्हें फॉर्मेट बताता हूँ। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन देना होता है एंड देन तुम्हें बॉडी लिखना होता है एंड देन तुम्हें कंक्लूजन देना होता है। बट ये तीनों चीजें ही एक पैराग्राफ के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है। तुम्हें बस एक सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस को जोड़ते जोड़ते अपना पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, और उस पैराग्राफ के अंदर पे तुम्हारा इंट्रो भी होगा, बॉडी भी होगा और कंक्लूजन भी होगा। इससे पहले पहला स्टेप जो एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने का होता है, जो भी तुम्हारे पास डेटा गिवन है ना, उसे रीड करो एंड अंडरस्टैंड करो क्या कहना चाह रहा है वो डेटा। और जैसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये डेटा, तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ पैटर्न बना हुआ है हर एक डेटा के अंदर, हाईएस्ट टू लोएस्ट। और तुम्हें यही जो पैटर्न है ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसे क्वेश्चन के अंदर ही लिख लो या फिर कहीं एक्स्ट्रा पेपर में ही हो, बट इसे नोट डाउन कर लो। ये तुम्हें आगे जाके आसानी करेगा कि तुम्हें कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि जो चार्ट, जो डेटा वहां गिवन है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि तुम्हें सिंप्लीफाई करना है चीजों को, जो डेटा है उसे सिंप्लीफाई करना है। इसके अलावा तुम देखो कि उस डेटा के अंदर में कोई अनयूजुअल पैटर्न दिख रहा है क्या, कुछ हट के चीज, जो भी चीज होगा उसे भी तुम्हें पैराग्राफ के अंदर में डालना है। अब कैसे डालोगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मेट ऐसा रहेगा, पहले होगा इंट्रो एंड देन होगा बॉडी एंड देन होगा कंक्लूजन। अब देखो, तुम्हारे भाई के रहते हुए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं यार। इंट्रो पे क्या लिखना है, बॉडी पे कैसे शुरुआत करना है, या फिर कंक्लूजन देते वक्त तुम्हें क्या लिखना है, ये तीनों ही चीजें तुम्हें मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा। तुम्हें बस एज इट इज छापना है, बट क्वेश्चन के हिसाब से। पता चला क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, तुम छाप कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं। तो जैसे ही तुम अपना पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट करते हो, एक बात याद रखना, तुम्हें 100 से लेके 120 वर्ड्स के बीच इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। अब लिखते वक्त पहले देना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के लिए तुम ये कुछ लाइंस है, इन्हें छाप सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन पे आ गया कि कोई ग्राफ है, तो तुम अपना शुरुआती लाइन ऐसे कर सकते हो, द गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट या शो या रिप्रेजेंट। अगर कोई चार्ट है तो तुम लिखोगे द गिवन चार्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वेश्चन। अगर कोई टेबल है तो तुम लिखोगे द गिवन टेबल डिपिक्ट डेटा रिलेटेड टू। अब किससे रिलेटेड है वो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगा। एंड देन बार ग्राफ का भी ऐसे रहेगा, एंड जो भी बेसिक डेटा इन्फॉर्मेशन होता है उसका भी। फिर आ जाओ बॉडी का बात करते हैं, जहाँ पे तुम्हें अब जो भी डेटा तुमने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन पे कि इसके बारे में हमें बताना है। अब क्या बताना है, वो बताना कैसे है, शुरुआत कैसे करना है। लाइक अगर चार्ट के बारे में है तो तुम शुरुआत इस लाइन के साथ कर सकते हो, इट इज एविडेंट फ्रॉम द चार्ट दैट। अगर कोई ग्राफ है जहाँ पे पैटर्न्स है तो तुम इस लाइन के साथ शुरुआत कर सकते हो, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज कैन बी ऑब्जर्व इन द ग्राफ, जो भी होगा। और इसी तरीके से कंपेरिजन ईयर्स के बीच में कई बार करने दिया जाता है, तो तुम ये लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन के अंदर पे परसेंटेज वाइज भी होता है डेटा, जहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट टू लोएस्ट जो भी होगा उससे स्टार्ट करना है। या फिर डेटा है तो डेटा क्या सजेस्ट करता है, इस लाइन के साथ स्टार्ट करना। और ऐसे कुछ ढेर सारे एग्जांपल्स जैसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। एंड देन देखो, अब बात करना है कंक्लूजन का, बट इससे पहले देखो, डरना मत। मोस्ट ऑफ द चीजें एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर पे क्वेश्चन पे दिया होगा
और मैंने यहाँ पे तुम्हें ये भी बता दिया कि शुरुआत कैसे करना है। और क्या चाहिए भाई साहब, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक पॉइंट हर एक लाइन को देखेगा, वो शुरुआत देखेगा, वो अंत देखेगा, और कैसे शुरुआत करना है और कैसे अंत करना हो तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ। कंक्लूजन का बात करते हैं तो कंक्लूजन में तुम लिख सकते हो अगर कोई डेटा होगा तो इन कंक्लूजन द डेटा क्लियरली इंडिकेट। अगर किसी चीज को पॉइंट पे दिया हुआ है समराइज करना है तो तुम कह सकते हो ओवरऑल इट कैन बी समराइज्ड दैट। कोई डेटा है, कोई टेबल है तो तुम कह सकते हो एनालिसिस हाईलाइटेड दैट। जो भी तुमने हाईलाइट करा है, क्या क्या चीजें चेंजेस है, वो इन शॉर्ट बहुत ही कम शब्दों में तुम्हारा जो है कंक्लूजन खत्म होना है। और ऐसे कुछ और दो है उसे भी तुम देख लेना। अब एग्जाम्पल के नाम पे पहला पैराग्राफ ये रहा तुम्हारे सामने। यहाँ कोई चार्ट कोई टेबल नहीं है। इस बार के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ तुम्हें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एक इको फ्रेंडली बैग के बारे में कि वो बैग रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है और एर्गोनॉमिक डिजाइन मतलब बनावट जो उसका बहुत सही है, कुछ सेफ्टी फीचर्स है, मल्टीपल पॉकेट्स है, बैग का अंदर में स्पेस कितना है, कितने कंपार्टमेंट है, कितने पॉकेट्स है, वाटर रेजिस्टेंस फैब्रिक का इस्तेमाल करा गया है एंड कई सारे वेरियस कलर्स भी अवेलेबल है इस बैग के। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन को समझ के एक पैराग्राफ लिखना है जहां में बताना है कि ये स्कूल बैग तुम्हें खरीदने का क्या फायदा मिलेगा। और तुम्हें बताते वक्त इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है कि ये एक इको फ्रेंडली बैग है, कंफर्टेबल फीचर्स है, सेफ्टी एस्पेक्ट को भी देखा गया है एंड डिजाइन भी सही है। अब अगर तुम इस पैराग्राफ का आंसर को देखो तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन अलग है, बॉडी अलग है, कंक्लूजन अलग है, तीनों को ही मैंने एक साथ लिखा है और यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का। अब जैसे पैराग्राफ के अंदर पे देखो, यहाँ से जो यहाँ तक का लाइन है ना, ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड देन फर्स्टली देन एडिशनली एंड देन मोर ओवर, ये है तुम्हारा बॉडी जहां में तुम फर्स्टली इसका क्या चीज अच्छा है एंड देन और क्या क्या चीजें तुम ऐड कर सकते हो एंड आखिर में मोर ओवर ये भी तुम बता रहे हो एंड आखिर में तुम दे रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंक्लूजन। एंड देन अब सेकंड एग्जांपल वाला पैराग्राफ लेते हैं। देखो एग्जाम में मोस्टली ना चार्ट ग्राफ में अगर आ जाता है तो वो आसान ही रहता है तुम्हारे लिए, बट चीजें आसान नहीं होता, तुम्हें पता है और मुझे ही पता है। तो मोस्टली कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो ये भी देख लो। यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन या डेटा कह लो दो तरीके से मिलेगा। या तो तुम पैराग्राफ को सपोर्ट पे लिख सकते हो किसी चीज का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, या तुम लिख सकते हो अगेंस्ट में। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर पे गुरमीत को एक कॉलेज के अंदर पे एडमिशन करना है नहीं करना है, इसका अलग अलग दो पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर करेगा तो क्या फायदा रहेगा और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या चीजें है, दिक्कत है। अब तुम्हें जो भी आसान लगता है ना पॉइंट को पढ़ के तुम वही करना। अगर तुम्हें लगता है कि सपोर्ट पे लिखना ज़्यादा आसान रहेगा तो सपोर्ट पे लिखना, और अगर तुम्हें लगता है कि अगेंस्ट में लिखना है मुझे क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ भाई साहब, मुझे लोगों को टोकना रोकना पसंद है ज़्यादा, क्योंकि आगे जाके मैं भी तो एक अंकल ही बनने वाला हूँ, एक आंटी बनने वाला हूँ, वही तो तुम वो कर सकते हो। पहले पॉइंट्स को देखो, उसके हिसाब से तुम्हें एक पैराग्राफ डिजाइन करना है, या तो अगेंस्ट में या तो सपोर्ट पे। एंड देन अब तीसरा पैराग्राफ का बात करते हैं जहाँ पे टेबल दिया होगा तुम्हें, तब तुम कैसे करोगे। मैंने स्टेप बताया, पहले देखो टेबल को और समझो क्या कहना चाह रहा है। एंड देन हाईएस्ट से लोएस्ट जो भी नंबर्स होगा उसे लिखो। जैसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, बारिश एनुअल रेनफॉल कितना होता है नहीं होता है, 4 सिटीज का दिया हुआ है यहाँ पे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। कब से कब तक का, 2020 से लेके 23 तक का। अब तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है। नंबर 1 देखिए पता चल रहा है नंबर्स के हिसाब से कि मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होता है। एंड देन नंबर 2 तुम दे सकते हो कोलकाता को, देन नंबर 3 तुम दे सकते हो चेन्नई को, एंड देन आखिर में तुम दे सकते हो दिल्ली को। ये पूरे ईयर के हिसाब से कि 20 में कितना था, 21 में कितना था, 22 में कितना था, 23 में कितना था। अब बेसिक इंट्रोडक्शन जो तुम्हें देना है, द गिवन टेबल प्रोवाइड जो भी होगा वहां से ले सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन में जैसे दिया वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बॉडी लिखना है जहाँ पे तुम बताओगे कि सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर पे होता है, फिर डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि कितना होता है, कौन सा ईयर पे कितना होता है। एंड देन तुम सेकंड में लिखना कि कौन है, कोलकाता है, 2020 में कितना था, 2021 में कितना था, 2022 में कितना था, 2023 में कितना था। एंड देन यही चीज कंटिन्यू होगा, चेन्नई में कितना था ईयर के हिसाब से, एंड देन आखिर में दिल्ली के हिसाब से। बेसिक इन्फॉर्मेशन तुमने भर दिया यहाँ पे बॉडी के अंदर पे। अब तुम्हें कंक्लूड करना है जहाँ पे तुम इजीली देख के पता कर सक रहे हो कि सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर पे सबसे ज्यादा होता है एंड सबसे कम होता है दिल्ली के अंदर पे। इतना कह के तुम कंक्लूड कर सकते हो। एंड देन अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि एक पाई चार्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तुम्हें पहले तो समझ के हाईएस्ट टू लोएस्ट पे लिखना है। एक फैमिली है वो अपना खर्चा करता है इन चीजों के ऊपर, अब सबसे ज्यादा किस पे करता है वो लिखो, एंड देन सबसे कम किस में करता है, सीरियल वाइज हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखना है। अगर मैं लिखता हूँ ना तो कुछ ये ऐसा बनता है, ग्रोसरी में 23%, एजुकेशन में 20%, एंड देन क्लोथ पे इतना इतना जो भी होगा वो डिटेल्स मैंने डाल दिया। अब इस डेटा को देख के समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा करता है ग्रोसरी के ऊपर। तो अपना इंट्रोडक्शन करना कि ये पाई चार्ट तुम्हें क्या बताना चाह रहा है कि एक फैमिली जो स्पेंड कहाँ कितना करता है वो चीज़ है, अलग अलग डिफरेंट आइटम्स जो कि मंथ के अंदर पे है। फिर तुम उसका बॉडी लिखने का शुरुआत इस तरीके से करना कि ग्रोसरी के अंदर पे ज़्यादा होता है, कितना होता है परसेंटेज दे देना, एंड देन सेकंड में जो आता है एजुकेशन उसका परसेंटेज दे दो, एंड जो भी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल वाइज उसे लिखो। एंड लिखने के बाद आखिर में तुम्हें कंक्लूड करना है ये चीज़ क्या है कि ये फैमिली जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है किसके ऊपर, ग्रोसरी एंड एजुकेशन के ऊपर, और सबसे ज़्यादा उसे खर्चा कम करना कहाँ पर रहा है, रेंट के ऊपर। अब एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, अगर लाइन ग्राफ आ गया कुछ इस तरीके से तब तुम कैसे पैराग्राफ्स को लिखोगे। देखो ये जो भी मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ एक सैंपल कि किस तरीके से करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो जैसे यहाँ पे तुम्हें डेटा देख के पहले समझना है पैटर्न्स को। लाइन ग्राफ है, कुछ पैटर्न दिया हुआ होगा,
एक तरफ है डेथ रेट, एक तरफ है बर्थ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का नंबर दिया हुआ है और नीचे तरफ में ईयर्स दिया हुआ है कि कब बढ़ा था कब कमा था। यहाँ पे सिंपली पैटर्न को ही समझना है। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो तुम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि शुरुआती समय जो होता है वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ता है, और ऐसे नहीं कि डेथ रेट कम रहा है, वो भी बढ़ रहा है, बट उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से बर्थ रेट बढ़ रहा है। बट समय के साथ साथ क्या हो रहा है हमें देखो, बर्थ रेट कमते हुए आ रहा है बट डेथ रेट जो है वो बढ़ ही रहा है। बट एक पॉइंट के बाद वो भी कमना शुरू होता है, बट उसका जो कमने का स्पीड होता है ना वो बर्थ रेट के मुकाबले काफ़ी कम होता है। बर्थ रेट जो है बहुत जल्दी से नीचे गिरने लग रहा है, बट डेथ रेट गिर रहा है उतना स्पीड से नहीं। अब तुम्हें इस पैराग्राफ को अगर लिखना हो तुम कैसे लिखोगे? तुम पहले लिखोगे कि इंट्रोडक्शन के नाम पे ये ग्राफ तुम्हें बता रहा है डेथ रेट एंड बर्थ रेट के बारे में। ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड देन तुम्हें अब बर्थ रेट और डेथ रेट को अलग अलग कंपेयर करना है, अलग अलग ईयर के हिसाब से, कि बर्थ रेट जो है 1901 पे कैसे ग्रो कर रहा था, एंड देन समय के साथ कैसे वो धीमा पड़ना शुरू हुआ। फिर तुम इसी चीज़ को डेथ रेट के साथ करोगे कि इस ईयर पे कितना था, एंड देन आगे जाके उसके साथ क्या हुआ। पैटर्न समझना है, एंड देन आखिर में तुम्हें कर देना है कंक्लूड। मैंने यहाँ पे इतना डिटेली तुम्हें इसलिए नहीं समझाया कि जरूरी नहीं है यही चीज़ आएगा, ऑब्वियस सा बात ये चीज़ें नहीं आएगा, बस तुम्हें समझ में ये आना चाहिए था कि करना कैसे है। और शायद उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें कि तुम समझ गए कि करना कैसा है चीज़ है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर आया ना तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब पता नहीं क्यों चैनल में कुछ दिक्कतें चल रहा है, कई दिनों से मैं भी गायब था तो शायद इसलिए। खैर अब मैं आ चुका हूँ तो देखते हैं क्या होता है आगे। आई होप कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक यू, लव यू ऑल।